हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5। उसका नाम है प्लानिंग इन इंडिया। दोस्तों प्लानिंग इन इंडिया में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब लास्ट कुछ क्लासों में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, यानी आज का जो हमारा टारगेट है मैं उसको टिक कर देता हूँ कि आज मैं आपको कंप्लीट इन डेप्थ डिस्कस करूंगा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। और हम जिस बुक को फॉलो करें दैट इज रमेश सिंह, जिससे कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस आपका या बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो इकोनॉमिक्स आती है वो यही वाली आती है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारे पढ़ाने के तरीके में हम कभी भी सीधा बुक से स्टार्ट नहीं करते। जैसे आप यहाँ पर देखो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो आपका ये टॉपिक है ये बुक में आपको इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये रहा और इसका ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी। बट हम बुक में जाने से पहले अपना एक बेस बनाते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होगा ना, बुक में लिखी हुई चीजें आपको उतनी ही ज्यादा समझ आएंगी। और आपकी सुविधा के लिए मैंने चीजों को हाईलाइट भी किया होगा, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको एक बेस बताता हूँ, फिर उस बेस के बाद मैं इस चीज पर आऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से, क्योंकि मेरा मकसद ही इस क्लास को बनाने के पीछे का है कि आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज दूं मैं आपको। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको काम पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे उतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, तो मुझे मजा आता है आपके साथ काम करने में। ठीक है, चलो बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से स्टार्ट हुआ, पहले हम उसकी इवैल्यूएशन की बात करते हैं। देखो क्या है कि हमने एक चीज देखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीडीपी। जब आप जीडीपी की बात करते हो तो आपके मन में क्या आता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि अगर हमें अपनी देश की इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमें अपने जीडीपी देखना पड़ता है कि किस इकोनॉमी का जीडीपी कितना अच्छा है कितना नहीं है, ये सब होता है ना। बिल्कुल सही कहा, यानी कौन सी इकोनॉमी कितनी ज्यादा डेवलप है ये डिपेंड करता है उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अगर आप बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है तो ये कुछ नहीं होता, ये होता है कि आपने कितना कंजम्पशन किया है, कितना इन्वेस्टमेंट्स किए, कितना आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया और कितनी अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स किए। अगर मैं इन सबको जोड़ दें तो वो कहलाता है जीडीपी। सिंपल भाषा में बोलूं तो बोलूंगा एक साल के अंदर, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसका फोकस सही कर देता हूं जिससे आपको नजर ज्यादा अच्छे से आए। हाँ, एक साल के अंदर आपने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या किया आपने, प्रोडक्शन किया। अगर हम उसकी वैल्यू निकाल दें क्वांटिटी की टर्म्स में तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। लेट सपोज कि इस बार हमने 20 लाख यूनिट बनाए और एक यूनिट की जो कीमत है वो 2 रुपए है, तो ये जो 40 लाख रुपए आ गए, दिस इज कॉल्ड बी आर जीडीपी। एक सिंपल भाषा में मैं आपको जीडीपी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको मैं एक बात पूछूं कि जीडीपी से क्या डेवलपमेंट नजर आती है, मतलब अगर हम ये बोलें कि हर साल हमारा जो जीडीपी है वो पहले के मुकाबले जो है जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। द आंसर इज नो। जीडीपी और डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इट डजंट मीन कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। देखो हम जब क्लास 11 12 में होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, तो हम यही समझते हैं कि जीडीपी का बढ़ने का मतलब है डेवलपमेंट का बढ़ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेट सपोज अगर मैं बात करूं जीडीपी से हमारा प्रोडक्शन सेक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी डाउनफॉल में जा रहा हो। बट हम सिर्फ ओवरऑल पिक्चर की बात करते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम हर पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि बढ़ी हुई जीडीपी में हर पर्टिकुलर एरिया भी अपने आप में क्या हुआ, विकसित हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ऐसा पॉसिबल है कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो डेवलपमेंट कम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीडीपी और डेवलपमेंट का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब क्या होता है कि जो जीडीपी है ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में निकाली जाती है, अगर हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में निकाली जाती है, और जो डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव टर्म होती है, क्वालिटेटिव टर्म। ठीक है, अब क्या होता है कि सरकारों ने देखा कि अगर हम जीडीपी पे फोकस करते हैं, नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जीडीपी पे फोकस करना गलत चीज है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारे इंडिया का जो जीडीपी मान लो लेट सपोज पहले 10% था, वो बढ़कर 12% हो गया है, तो क्या जो 2% का इंक्रीमेंट हुआ है क्या उससे आम जनता के ऊपर कोई उसका इंपैक्ट पड़ा है। अगर आपको मैं बोलूं कि जीडीपी के 2% बढ़ने से क्या आप लोगों की जिंदगी में कोई उसका इंपैक्ट पड़ा है, तो आप कहोगे नहीं सर कोई नहीं पड़ा। तो हमें यही पता लगाना है कि जीडीपी से हमारी सोशल लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव पड़ा या नहीं पड़ा, और अगर नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट हमेशा कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है जिससे कि जीडीपी हमारा क्या हो, बढ़े, और उसकी वजह से हम पर भी उसका क्या पड़े, इंपैक्ट पड़े, और हमारी भी क्या हो, ग्रोथ हो। और इस अप्रोच को बोलते हैं इंक्लूसिव अप्रोच।
बोलो क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच बोलते हैं। यानी अगर अब आपसे कोई पूछे इंक्लूसिव अप्रोच क्या होती है तो आप क्या बोलोगे सिंपल भाषा में, इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं करते बल्कि इकोनॉमी के छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं और जो सभी सेक्टर्स हैं हम उन पर भी फोकस करते हैं और इस पूरी अप्रोच को हम नाम देते हैं इंक्लूसिव अप्रोच। और इस इंक्लूसिव अप्रोच को सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो यूएनडीपी ने किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब हमारे दिमाग में ना ये बातें स्टार्टिंग से नहीं आई थी। आप ये कहो कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तब हमारे दिमाग में आया था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, नहीं दोस्तों, हम बहुत पीछे रहे। हमें कब याद आया जानते हो, आप ये मान के चलो हमें 2001 में याद आया, 2001 में याद आया और तब हमारा 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था। आप ये समझ लो 10th ईयर प्लान जो हमारा चल रहा था उसमें हमने फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ का जिक्र किया या इंक्लूसिव अप्रोच का हमने जिक्र किया। बोलो बात आई समझे कि ओवरऑल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी के जो मार्जिनल सेक्शंस हैं जैसे आपके एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए या अदर जो वीकर सोसाइटीज हैं उनको चीज़ों का लाभ नहीं पहुंच रहा। बीच में लोग या तो उनके बेनिफिट्स को खा जाते हैं या उनको बेनिफिट दिया ही नहीं जाता या उनके लिए बेनिफिट बनाए ही नहीं जाते। तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ती नजर आ रही है लेकिन लोगों का विकास नहीं हो रहा। इस वजह से हमें इंक्लूसिव अप्रोच को अपनाना पड़ा और अपने 10th 5 ईयर प्लान के अंदर हमें इंक्लूसिव अप्रोच को मेन अप्रोच बनाना पड़ा। बोलो बात आई समझे। तो अभी जितना पढ़ा है पहले मैं उतना पढ़ा दूं आपको, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो आपकी होती है शॉर्ट रन और एक आपकी होती है लॉन्ग रन। पहले मैं शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले जितना पढ़ा है ना इसके बारे में जरा बुक से रीडिंग लगा लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो चलो एक बार बुक को उठाते हैं, देखो यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जितना हाईलाइट किया उतना पढ़ना है, ठीक है। देखो इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर इन्होंने क्या बोला कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लोगों को, हर क्लास के लोगों को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने स्टार्ट किया था, यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया था और इसको हमने भी एक्सेप्ट कर लिया 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। और जो हमारा 11वां प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में स्टार्ट हुआ था और गवर्नमेंट ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया था कि अब हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे इंक्लूसिवनेस पर, ताकि इकोनॉमी के अंदर हर सेक्टर की क्या हो पाए, ग्रोथ हो पाए। और उन्होंने कहा कि ऐसा हमने अक्सर देखा है कि जो हमारी पुरानी पॉलिसीज थी उनमें कई सारे चेंजेस करने पड़े क्योंकि उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि हमने कभी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी जो हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, हमने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी पॉपुलेशन की वीकर सोसाइटी, जिसको मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस बोलते हैं, उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। और इस बात को गंभीरता में लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 के अंदर अपने पास 11th 5 ईयर प्लान के अंदर 10th में तो क्या ही किया और साथ में 11th 5 ईयर प्लान, जो अगला 5 ईयर प्लान है 2007 से 12, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, क्लियर कट बोला कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सबसे ज्यादा फोकस करें। मतलब हमारे जो प्लान होंगे, दोनों सालों के जो प्लान थे 10th 5 ईयर और 11th 5 ईयर, दोनों में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत ज्यादा जिक्र किया और हमने खास तौर पर फोकस किया उन मार्जिनल सेक्शंस पे जो सोसाइटी के बहुत पीछे होते हैं, जैसे स्पेशली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और वुमेन्स, इनकी प्रोग्रेस पर हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। और हमारे स्लोगन बन गया वो क्या, फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ये उस टाइम का एक स्लोगन बन गया था कि अगर हमें अपनी डेवलपमेंट को फास्ट करना है, अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फास्ट करना है, तो उसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको समझ आ गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ठीक है। चलो मैं अब आपको यहीं से रीडिंग लगवा देता हूँ। हर चीज़ों की दो अप्रोच होती है, कहते हैं ना, आप अपनी लाइफ में जो पढ़ाई कर रहे हो आपके दो गोल्स होंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होते हैं कि लाइफ के अगले 10 साल 20 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। शॉर्ट टर्म होता है कि लाइफ के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप क्या अचीवमेंट करते हो उसे 1-2 महीने में, यानी शॉर्ट टर्म। ठीक उसी तरह से जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ है इसमें भी हमारी दो टाइप की पॉलिसीज चलती हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में क्या होता है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पॉलिसी में हमने फोकस किया गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है क्या वो हर सोसाइटी के सेक्शंस को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। मतलब कि अगर हमने कोई बेसिक बुनियादी चीजें बनाई है तो क्या उसकी बेसिक चीजें या बेसिक सुख सुविधाएं क्या इकोनॉमी के लोअर सेक्शंस, पुअर पीपल्स को या मार्जिनल पीपल्स को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। हमने उस पर फोकस किया और इसके लिए कई सारी स्कीम्स बनाई। वो स्कीम्स क्या होती थी, या तो वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज होती थी, सेंट्रलाइज मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, या फिर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बनाई होती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने के लिए, देखो
हमारा जीडीपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब हम गरीबों को देखते हैं ना, भुखमरी को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, तो नजर आता है कि ये तो जैसा पहले था या तो उससे भी बदतर हो गया या उतना ही है। जीडीपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन रियलिटी पिक्चर कुछ और बता रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की, छोटे छोटे लेवल पे स्कीम्स लॉन्च की और कुछ कुछ टाइम के लिए स्कीम लॉन्च की। कौन कौन सी? जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए उन्होंने अन्नपूर्णा योजना चलाई, अन्नदाता मिड डे मील प्रोग्राम चलाया और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर आए, जिसके तहत लोगों को फूड और न्यूट्रिशंस की सुविधा मिलती रहे। आप जानते हो स्कूल्स के अंदर आप मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, तो गरीब का बच्चा इसलिए नहीं आता स्कूल की वो पढ़ेगा, इसलिए आता है कि उसे खाना मिलेगा और वो अपने घर के लिए भी खाना पैक करा के लेकर आएगा, तो इसी बहाने उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। इस टाइप की स्कीम चलाई है। दूसरा, उन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटी और सैनिटेशन फैसिलिटी। अब सैनिटेशन के लिए आप जानते हो कि जो वॉशरूम्स बनवाए थे मोदी गवर्नमेंट ने, वो किसके लिए बनाए थे? स्वच्छता अभियान के लिए, कि आप शौचालय जो है वो खुले में ना करें क्योंकि इससे कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं। तो इस बात के लिए उन्होंने हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, आशा नाम का एक प्रोग्राम था, मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष पर मैं आगे की क्लासों में डिस्कस करने वाला हूं इसकी कंप्लीट डिटेल। तो इस टाइप के, और स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया जिसके तहत हमने क्या किया, जो साफ सफाई है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। हाउसिंग के लिए, जैसे हम जानते हैं ना कि एक नारा है, हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, मतलब ये कि हर व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में ना रहे बल्कि उसका अपना खुद का घर हो। तो हाउसिंग के लिए उन्होंने कई सारी स्कीम्स चलाई, जैसे आपकी इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, ये सारी योजनाएं चलाई गई जिनसे लोगों को उनके घर प्रोवाइड कराए गए। एलआईजी के फ्लैट्स, एलआईजी मतलब होता है लोअर इनकम ग्रुप, जिसमें 1 BHK के फ्लैट्स होते हैं, वो गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए लॉटरी सिस्टम के बेस पर। मतलब कई सारे नाम रखे जाते हैं, उसमें से एक चिट उठाई जाती है, उसको फ्री में अलॉट कर दिया जाता है, कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी, वो भी स्वच्छ पानी, इसके लिए क्या किया गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चलाया गया। अल्टीमेटली हम क्या बात करें कि इकोनॉमी के वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स, हमने मतलब जो गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए। इसके बाद एजुकेशन के लिए उसने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया और मॉडल स्कूल स्कीम्स चलाए। लेकिन क्या था, देखो हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाई बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से शॉर्ट टर्म पॉलिसी के दो ड्रॉबैक थे सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सब्सिडी। अब आप कहोगे सर सब्सिडी ड्रॉबैक कैसे हो सकता है? सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे। कल को अगर मैंने क्लासेस अपलोड नहीं की तो आप खुद नहीं पढ़ोगे, आपकी जो सेल्फ लर्निंग है, आपका जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कम होने लग रहा है। अब आपको नीड है कि कोई आपको पढ़ाए तभी आपको चीजें समझ आएंगी। कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ हुआ। गवर्नमेंट ने जब ये सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पर लोगों को देना शुरू कर दी तो लोगों को आदत लग गई फ्री का खाने की। फिर उन्होंने खुद के लिए मेहनत करना ही छोड़ दिया। उन्हें पता था गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी तो हम क्यों अपने लिए ज्यादा सोचे, अपना काम धंधा करेंगे, खाली बैठेंगे, गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प करेगी। तो इसके से लोगों की प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगी। तो इस शॉर्ट टर्म पॉलिसी के जो दो ड्रॉबैक थे, सबसे पहला सब्सिडी था। सब्सिडी क्यों था? क्योंकि तो भाई जब आप गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, मतलब सब्सिडी का मतलब मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे पे करे। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर की बात करो तो जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है वो एक एलपीजी का सिलेंडर बना पाती है 1200 रुपए में, लेकिन वो हमें मिलता है 750 या 800 रुपए में। तो जो बचे हुए 400 या 300 रुपए वो कौन देता है? वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट पे करती है, यानी सब्सिडी। तो जब भी गवर्नमेंट इन लोगों के लिए सब्सिडाइज रेट पर कुछ चीज प्रोवाइड कराती थी, इससे जो हमारी देश की संपत्ति है, नेशनल इनकम है, वो ड्रेन होने लगती है। ड्रेन का मतलब होता है कि उसमें से पैसा बहुत तेजी से निकलने लगता है। भाई हम सब्सिडी दे रहे हैं तो पैसा तो जाएगा ना गवर्नमेंट की जेब से। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि सेल्फ डिपेंडेंट लोग नहीं हो पाए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप किसी के लिए काम करना शुरू करते हो फ्री में, तो सामने वाला ये समझ बैठता है कि अब हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, सामने वाला कर ही रहा है। तो लोगों के अंदर जो सेल्फ डिपेंडेंट वाली भावना है वो निकलनी शुरू हो गई। तो मतलब हम कर अच्छे के लिए रहे थे लेकिन हो बुरा गया, उतना ज्यादा नहीं बट हाँ कुछ लेवल पे ऐसा देखा गया कि हाँ गलतियां हो रही हैं। तो इस वजह से हमने फिर क्या किया, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलाई। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में हमने क्या किया, वो देखो एक मिनट दोस्तों, हाँ हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में क्या किया, हमने कहा कि भाई ऐसा है लोगों को ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अभी हमने बात की थी ना कि लोग क्या हो गए थे, हम पर डिपेंड हो गए थे। तो उन्होंने कहा हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, हमारा मेन एम क्या है इस पॉलिसी का, कि हम चाहते हैं लोग क्या बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने।
लोग आत्मनिर्भर बने। अच्छा, आत्मनिर्भर बनने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उनको जॉब प्रोवाइड करवा देगी। अब जॉब पे जाना उनका है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम उनका अपना होगा, तो लोग अब मेहनत करना शुरू करेंगे। यानी लोगों को इस लायक बनाओ कि वो खुद के लिए मेहनत करे, ना कि फ्री फंड की रोटियां तोड़े। तो यही बोला गया कि इस पॉलिसी के अंदर मेन फोकस सेल्फ डिपेंडेंसी पर किया गया, और इस पॉलिसी के अंदर कई सारे गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट्स किए। सबसे पहली चीज, इस स्कीम के अंदर उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चला है। अब आप कहोगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या होता है? देखो, गरीबी को खत्म करना है तो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराओ। लोगों से रोजगार होगा, रोजगार मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा वो लोग डिमांड करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, ओवरऑल जो एक सर्कल है ना वो चलना शुरू हो जाएगा, सर्कुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाएगा। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ। जैसे आपने मनरेगा स्कीम सुनी होगी, रोजगार योजनाएं सुनी होंगी कई सारी, तो वो सारी योजनाएं चलाएगी। दूसरा इसमें क्या किया गया, कुछ प्रोग्राम चलाए गए जिनसे एजुकेशन को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। कहा गया कि 8वीं तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा सभी सरकारी स्कूल्स के अंदर, और अगर कोई लड़की उसमें पढ़ेगी तो लाडली योजना के तहत उसको क्या मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इस टाइप के कुछ स्कीम्स चलाए गए जिससे एजुकेशन पर लोग ज्यादा फोकस करें। ठीक है। तीसरा, इन्होंने वोकेशनलाइजेशन पे फोकस किया, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दोस्तों ये पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि ये बात मैं खुद भी मानता हूँ। मतलब देखो, गवर्नमेंट सोच रही है वो एक अलग बात है, लेकिन एक हम अपने लेवल पे भी तो चीज सोचते ना। मैंने भी ये चीज सोची थी कि जैसे जब हम क्लास 12th पास आउट करते हैं तो हमसे कोई बुकिश नॉलेज नहीं मांगता, हमसे प्रैक्टिकल नॉलेज मांगी जाती है कि ये मशीन तुम्हें चलानी आती है नहीं आती, या ये काम तुम्हें करना आता है नहीं आता है। कोई नहीं कहता कि तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है, तुम्हें ऐसे लेटर लिखने आते हैं नहीं आते हैं, तुम्हें इकोनॉमिक्स की कितनी अच्छी नॉलेज है। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जिसके तहत हम लोगों को, या जो लड़कियां उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाएंगे। जैसे लड़कियों के लिए सिलाई मशीन, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का काम सिखाएंगे। लड़कों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो, या कुछ टेक्निकल काम जैसे लेबरी का हो गया, प्लम्बरिंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया। इस टाइप के जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो चलाएंगे, जिससे कल को भविष्य में अगर इनको काम करने की भी जरूरत पड़ेगी तो ये आसानी से काम कर सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या किए गए, चलाए गए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डेवलपमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे स्किल डेवलपमेंट पे कौन सा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, पीएम करके स्टार्टिंग है उसकी। ठीक है, अब आप बताओगे इसका आंसर। तो आपको समझ आए। जानते हो दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया? गवर्नमेंट टारगेट किया कि अगर हम लोगों के अंदर स्किल्स को इंप्रूव कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन डिपेंड है ना हमारे ऊपर, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और इसकी पूरी बागडोर, स्किल्स की बागडोर किसको दे दी गई? नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स कॉर्पोरेशन, इनको दी गई। और इसके साथ हमने टाइप किया और कहा कि लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, उनको टेक्निकल और वोकेशनल नॉलेज देंगे। और अराउंड हमारा टारगेट है 2022 तक 500 मिलियन लोगों को क्या देना, 500 मिलियन लोगों को रोजगार नहीं देंगे, 500 मिलियन लोगों को स्किल्ड करेंगे। रोजगार तो अपने आप मिल जाएगा, अगर वो लोग स्किल्ड होंगे तो रोजगार मिल जाएगा। और इस कैंपेन को नाम दिया गया स्किल इंडिया। कहते हैं ना, पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश, वैसे इसको क्या नाम दिया गया, स्किल इंडिया का नाम दिया गया। और हमने अपने पास कई सारे चेंजेस किए, कई सारे रिफॉर्म्स किए अपने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के अंदर, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के अंदर। उसके बाद जाके हमें क्या मिली, इंक्लूसिव ग्रोथ मिल पाई। ठीक है, चलो अब ये वाला टॉपिक जो हमारा था इंक्लूसिव ग्रोथ, वो कंप्लीट होता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, बस 1 मिनट का टाइम और लूंगा जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में बैठा दूं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ना ही एक इकोनॉमी की रियल पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अपने देश को विकसित बनाने के लिए हमें जीडीपी के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लोगों की क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या लोग अपने पर्सनल लेवल पे डेवलप हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, क्या लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। हमें इन मुद्दों पर भी फोकस करना पड़ेगा। और इन मुद्दों को फोकस करने के लिए हमने एक नई नींव रखी जिसका नाम रखा गया इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसको हम ओवरऑल ग्रोथ कहते हैं। कि एक इंसान की जीडीपी नहीं बल्कि उसकी रियल इनकम भी बढ़नी चाहिए, उसके घर में लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए, उसका माल न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, ये सब चीजें बढ़नी चाहिए। और इसी चीज को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाते हुए अपने पास 11th और 12th 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ को सबसे पहली और अहम भूमिका दी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी चलाई और लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलाई। आई होप आपको जो भी मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज का जो टारगेट मैंने अपने पास रखा था इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो हमारा फिनिश होता है। तो चलो अब हमारी जो प्रथा है कि हम जो भी टॉपिक करते हैं उसको टिक कर देते हैं बाद में। ये देखो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक हो गया, इसको भी हमने टिक कर दिया। दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, देखो चैप्टर 5 है ना। और प्लानिंग ऑफ इंडिया में ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। मैं पूरी रमेश सिंह के 21 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको कहीं कोई क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, वादा है मेरा। बस हमारी प्लेलिस्ट पर फोकस करना। हमारी क्लासें 2 बार आती हैं एक दिन में, सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे।
ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।